अलैंगिक जनन में जाना था कि किसी भी एक जनन, चाहे वो नर हो या मादा, दोनों में से किसी एक के होने से अलैंगिक जनन पूर्ण होती थी। हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हो। बच्चों, अब हम समझेंगे लैंगिक जनन क्या होता है। जैसा हमने पिछली क्लासेस में अलैंगिक जनन के बारे में जाना था, आज उसके विपरीत हम लैंगिक जनन के बारे में जानते हैं। बच्चों, जैसे सामने लिखा है, जनन की वह विधि जिसमें नए संतान की उत्पत्ति के लिए दो जनक जीव बच्चे हमारे कौन कौन से हैं, ध्यान देना। नर व मादा का होना आवश्यक होता है, उसे लैंगिक जनन कहते हैं। दोनों युग्मकों के मिलने से ही नए जीव का निर्माण होता है। बच्चों ध्यान देना इसमें, जैसे हमने अलैंगिक जनन में जाना था कि किसी भी एक जनक, चाहे वो नर हो या मादा, दोनों में से किसी एक के होने से अलैंगिक जनन पूर्ण होती थी, पर उसके विपरीत, उसके अपोजिट हम जानेंगे कि लैंगिक जनन में नर व मादा दोनों का होना आवश्यक है। आगे समझते हैं। नर व मादा युग्मकों के मिलने की प्रक्रिया का निषेचन कहते हैं। बच्चों, नर व मादा की जो मिलने की प्रक्रिया होती है उसको हम निषेचन कहते हैं। बच्चों, अब हम ये जान लेते हैं कि लैंगिक जनन के लाभ क्या हैं। हमने ये तो जान लिया कि लैंगिक जनन क्या होता है, हमने ये जान लिया अच्छे से कि जब नर व मादा आपस में मिलते हैं तो लैंगिक जनन होता है। अब हम ये जान लेते हैं कि लैंगिक जनन के लाभ क्या है, क्योंकि आपके परीक्षा में प्रश्न आता है कि लैंगिक जनन के लाभ का उल्लेख करें। तो आपको क्या लिखना है? लैंगिक जनन के लाभ। लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति आनुवांशिक दृष्टि से भिन्न होती है, इससे नई समष्टि उत्पन्न करने में सहायता मिलती है। बच्चों गौर करना, अनुवांशिक दृष्टि, ठीक है, अनुवांशिक दृष्टि से जो जीव मतलब उत्पन्न होता है वह अलग होता है, अर्थात कुछ गुण उसमें माता के आते हैं और कुछ गुण उसमें पिता के आते हैं, जिससे पर्यावरणीय बदलाव में वह बच्चा अनुकूल हो जाता है, वह संतान अनुकूल हो जाता है, जिसमें सबसे बड़ा लाभ होता है। दूसरा, लैंगिक जनन के फलस्वरूप जीवों का विकास होता है, क्योंकि ऐसे जनन में जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी विविधताएं उत्पन्न होती है। बच्चों, जब लैंगिक जनन होता है तो इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी विविधताएं आती है, जिससे नए संतानों में विकास होते रहता है। बच्चों, अब हम आगे समझते हैं पुष्प पौधों में लैंगिक जनन। पौधों का जनन अंग पुष्प अर्थात फूल होता है। पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं। बच्चों बोला गया है जो पौधे होते हैं, पौधों का जो जनन अंग होता है वह फूल होता है, और फूल के मुख्य 4 भाग होते हैं। वह 4 भाग है हमारे बाह्यदल, दल मतलब पंखुड़ी, स्त्री केसर और पुंकेसर। बच्चों ये हमारे 4 पुष्प के भाग होते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि स्त्री केसर क्या होता है। यह पुष्प का मादा अंग होता है, जिसमें मादा युग्मक का निर्माण होता है। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि स्त्री केसर जो है वो पुष्प का मादा अंग होता है, जिसमें मादा युग्मक बनते हैं। उसके बाद पुंकेसर स्त्री केसर के विपरीत यह पुष्प का नर अंग होता है, जिसमें नर युग्मकों का निर्माण होता है। बोला गया है स्त्री केसर में मादा युग्मक बनते हैं और पुंकेसर में नर युग्मक बनते हैं। बच्चों, अब हम आगे समझते हैं कि पुष्प के प्रकार कितने होते हैं। हमने पिछले क्लासेस में जो समझा था उसी को आगे समझेंगे। पुष्प के प्रकार, पुष्प 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक लिंगी और दूसरा उभयलिंगी। पहले बच्चों हम एक लिंगी पुष्प के बारे में समझते हैं। एक लिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केसर और पुंकेसर में से कोई एक ही अंग, बच्चों गौर करना, कोई एक ही अंग उपस्थित होता है, वह एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिस पुष्प में या तो स्त्री केसर या पुंकेसर दोनों में से कोई एक उपस्थित होगा तो वह एक लिंगी पुष्प कहलाता है। बच्चों इसका उदाहरण है लौकी, पपीता, तरबूज आदि। इसमें आप और भी जैसे कद्दू हो गया, वो भी एक लिंगी पुष्प में ही आता है। बच्चों इसके बाद हम समझेंगे उभयलिंगी पुष्प।
उभयलिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केसर तथा पुंग केसर दोनों अंग उपस्थित होते हैं। बच्चों गौर से ध्यान देना कि स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों अंग उपस्थित होते हैं, वह उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। उदाहरण गुड़हल, गुलाब, सरसों आदि। बच्चों ऐसे पुष्प जिनमें स्त्री केसर और पुंग केसर दोनों उपस्थित हो वह हमारे उभयलिंगी पुष्प कहलाते हैं। इसके उदाहरण बच्चों नीचे दिए गए हैं, जैसे गुड़हल, गुलाब, सरसों आदि। बच्चों अब हम आगे जानेंगे कि बीज निर्माण की प्रक्रिया क्या है। बच्चों ध्यान देना, पुष्प के नर भाग जो होता है वो पुंकेसर होता है। बच्चों पुष्प के नर भाग पुंकेसर में परागकोश होते हैं। बच्चों ध्यान देना दोबारा, पुष्प के नर भाग पुंकेसर में परागकोश होते हैं जो नर युग्मक पराग कणों का निर्माण करते हैं। जो पुंकेसर में परागकोश होता है वो नर युग्मक पराग कणों का निर्माण करता है। और नर युग्मक क्या होता है, ध्यान देना, नर युग्मक जो होता है वो परागकण का निर्माण करता है। और ये जो परागकण होते हैं ये हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से या फिर कीटों के माध्यम से, इनके माध्यम से मादा के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र नामक भाग में पहुंचते हैं। जो मादा स्त्री केसर होती है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में पहुंचते हैं हवा, पानी और कीटों के द्वारा। यह प्रक्रिया को बच्चों हम परागगण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे समझते हैं परागगण है क्या। परागगण में नर युग्मक एक नलिका विकसित करके वर्तिका से होते हुए अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड, मतलब बीजांड जो होता है बच्चों मादा युग्मक होता है, बीजांड तक पहुंचते हैं। जो नर युग्मक होता है जैसे परागकण, वो एक नलिका विकसित करके मतलब नलिका बनाकर वर्तिकाग्र में अंडाशय के अंदर स्थित बीजांड में पहुंचते हैं। और बीजाणु होता है बच्चों मादा युग्मक। आगे ध्यान देना, अंडाशय के अंदर नर व मादा युग्मक मिलते हैं। बच्चों नर व मादा युग्मक जो होता है वो अंडाशय में मिलते हैं, अंडाशय में मिलते हैं जिसे निषेचन कहते हैं। और इस विधि को, इस प्रक्रिया को निषेचन कहा जाता है। इसका मिलने से युग्मनज बनता है। बच्चों निषेचन के मिलने से युग्मनज बनता है, निषेचन के होने से युग्मनज बनता है और युग्मनज से हमारा भ्रूण बनता है और भ्रूण जो है वो बीज में बदलता है और बीज से ही हमारा फल बनता है। और इस प्रकार बीज निर्माण की प्रक्रिया संपूर्ण होती है।